हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट 2 लेक्चर्स में मैंने इनोवेशन मैनेजमेंट के ऊपर बात की। मैंने इनोवेशन क्या होता है, वो इन्वेंशन से कैसे डिफरेंट होता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कितने तरह के इनोवेशन हो सकते हैं, उन सभी चीजों पे हमने डिस्कशन किया। आज के इस सेशन में हम डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एक थ्योरी है। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम डिफ्यूजन क्या होता है उसके मीनिंग को समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन? सो द वर्ड डिफ्यूजन हैज इट्स ओरिजिन इन द लैटिन वर्ड डिफ्यूंडर एंड विच मीन्स टू स्प्रेड। एक सिंपल तरीके से अगर हम डिफ्यूजन को समझने की कोशिश करें तो डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन मीन्स किसी चीज का स्प्रेड होना। जैसे कहते हैं ना, बात फैल गई, तो कहते हैं जैसे र्यूमर कैसे बातों के लिए यूज किया जाता है कि र्यूमर हो गया भाई, उसी तरह से इनोवेशन के केसेस में डिफ्यूजन होता है। ठीक है, स्प्रेड हो जाता है वो। द स्टडी ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन एक्सप्लेन्स हाउ न्यू आइडियाज, practices, products and services spread within between the communities and the social system through the interpersonal communication। अब अगर हम इसको डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन के कंसेप्ट को समझे तो कोई भी नया आइडिया, कोई भी नई प्रैक्टिस, कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस, कोई प्रोसेस, कोई भी नई चीज जो आ रही है वो किस तरह से स्प्रेड हो रही है थ्रू इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। मैंने किसी को बताया, उसने फिर किसी को बताया, फिर उसने किसी को बताया, चाहे आप सोशल मीडिया पे आपने शेयर किया, तो किस तरह से वो कम्युनिटीज में शेयर हो रहा है, सोशल सिस्टम में शेयर हो रहा है और अपने यूजर्स तक पहुंच रहा है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इनोवेशन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। The process by which the innovation is communicated through certain channels over the time among the members of social system is called diffusion of innovation। तो रॉजर्स ने 1962 में ये थ्योरी दी थी और उन्होंने कहा था कि इनोवेशन जो है वो डिफरेंट चैनल्स के थ्रू स्प्रेड होता है और जिस तरह से वो सोशल सिस्टम में फैलता है, जिस तरह से वो प्रोसेस, उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन कहते हैं। What are the different elements of diffusion of innovation? इसमें क्या क्या चीजें, एलिमेंट्स क्या क्या होती हैं? फर्स्ट इज ऑब्वियसली इनोवेशन। किसी चीज को अगर फैलना है तो पहले वो इनोवेशन तो होना चाहिए ना। अगर वो इनोवेशन ही नहीं होगा तो वो क्या स्प्रेड होगा? तो वहां पर क्या क्या चीजें हो सकती है? इट कैन बी एन आइडिया, इट कैन बी एनी प्रैक्टिस, इट कैन बी एनी प्रोसेस, इट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट, इट कैन बी एनी प्रोडक्ट, इट कैन बी ए सर्विस, कुछ भी जो कि नया है। इट इज न्यू टू द इंडिविजुअल एंड टू द अदर यूनिट ऑफ एडॉप्शन। जितने भी आपके यूजर्स हैं, चाहे वो कोई इंडिविजुअल है, चाहे वो कोई ग्रुप है, अगर वो चीज उसके लिए न्यू है, नया है और वो कमर्शलाइज भी हो सकता है, जैसा हमने पहले भी बात किया था कि वो कमर्शलाइज भी हो सकता है, देन वी कैन से दैट इज कॉल्ड इनोवेशन, राइट? वेरियस अप्रोचेस हैव बीन टेकन टू डिफाइन न्यू प्रोडक्ट्स। बहुत सारे तरीके से नए प्रोडक्ट इनोवेशन की बात की गई है। फर्स्ट, फर्म ओरिएंटेड हो सकता है, सेकेंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड हो सकता है, थर्ड कंज्यूमर ओरिएंटेड हो सकता है। ये तीनों हमने लास्ट लेक्चर में कवर भी किया था। आप चाहो तो एक बार वो लेक्चर दोबारा देख लेना, राइट? अब इसमें दूसरा जो एलिमेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट तो इनोवेशन हो गया। व्हाट इज द सेकंड एलिमेंट? सेकंड इज द कम्युनिकेशन चैनल। ऑब्वियसली कोई भी कंपनी है या कोई मैन्युफैक्चरर है जिसने वो इनोवेशन किया है, अब अगर उसको यूजर तक पहुंचना है तो ही नीड अ चैनल, he need a communication channel। So it is a process by which the participants create and share information with one another in order to reach the mutual understanding। तो कोई चैनल तो आपको चाहिए ना। वो चैनल टीवी हो सकता है, वो चैनल आपका सोशल मीडिया हो सकता है, कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन चैनल जिसके थ्रू इनोवेशन के बारे में एक यूजर से दूसरे यूजर को पता चलेगा या कंपनी अपने यूजर्स को बताएगी। तो कम्युनिकेशन चैनल इज द सेकंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट। अ मींस बाय व्हिच द मैसेज गेट्स फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर either using interpersonal channel or through mass media। तो ये जो कम्युनिकेशन चैनल है, दिस कैन बी इंटरपर्सनल ऑल्सो, मतलब 1 to 1 भी स्प्रेड हो सकता है। मैंने अपने नेबरहुड में किसी को बता दिया, और इट कुड बी अ मास कम्युनिकेशन, इट कुड बी रेडियो, इट कुड बी टेलीविजन, इट कुड बी आउट ऑफ होम मीडिया, इट कुड बी सोशल मीडिया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। ग्रुप कम्युनिकेशन आर एन इंपॉर्टेंट फॉर प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कैन इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियसली बात है कि जब इंफॉर्मेशन एक ग्रुप में फैलने लग जाता है तो उसकी जो वेटेज होती है वो भी बढ़ जाती है। पहले वो किसी इंडिविजुअल तक लिमिटेड होता है, जैसे जैसे वो एक ग्रुप, एक कम्युनिटी तक पहुंचने लग जाता है तो वो फिर आपके डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। तो कम्युनिकेशन विद इन द ग्रुप्स रिफर्स टू द वर्ड ऑफ माउथ influence which is considered to be the highly credible since it comes from family, friends, peer and neighbors। obviously जो हमारा word of mouth communication होता है, जो जनरली मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया, अपनी फैमिली को बताया, वो कई बार बहुत ज्यादा क्रेडिबल माना जाता है एज कंपेयर टू द कंपनी ओरिएंटेड सोर्सेज, जैसे टीवी हो गया। क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि शायद कंपनी अपना बढ़ा चढ़ा कर बता रही है, बट जब कोई यूजर अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता है और कहता है नहीं ये चीज अच्छी है, तो फिर उस चीज का सेंस बन जाता है, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी ट्रस्टवर्दीनेस बढ़ जाती है। लेट्स टॉक अबाउट सम मोर एलिमेंट्स एंड द थर्ड एलिमेंट व्हिच इज कॉल्ड एज द टाइम। क्योंकि इनोवेशन कितने टाइम में स्प्रेड हो रहा है वो भी बहुत मैटर करता है, राइट? तो इट इज द बैकबोन ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है।
टाइम डज नॉट एग्जिस्ट independently of events but it is an aspect of every activity. Obviously innovation जो होता है वो कोई इन टाइम जो है वो कुछ इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता. इनोवेशन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आप जैसे ही कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हो, फॉर एग्जांपल आज आपने कोई चीज इनोवेट करने के बारे में सोचा और आपने आज ही यूजर्स को बताना शुरू कर दिया, तो उसका टाइम अभी से ही शुरू हो जाता है. तो टाइम कोई इंडिपेंडेंटली आप उसको नहीं देख सकते, आप उसको हर एक्टिविटी में कहीं ना कहीं आप उसको यूज करते हो, राइट. टाइम इन्वॉल्व 3 डिस्टिंक्ट डायमेंशन ऑफ इनोवेशन प्रोसेस. अब यहाँ पे टाइम के बेसिस पे 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट, इनोवेशन अडॉप्शन प्रोसेस, कि इनोवेशन अडॉप्ट कैसे होता है, जिसके बारे में हम इसमें डिस्कस भी करेंगे आगे. सेकंड इज कॉल्ड इनोवेशन अडॉप्टर कैटेगरीज. इनोवेशन को किस किस तरह से कौन कौन सी कैटेगरीज अडॉप्ट करती है, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर डाल दूंगा आपके लिए ताकि आप वो लेक्चर देख लेना. एंड थर्ड इंपॉर्टेंट इज द रेट ऑफ अडॉप्शन, कि कितनी तेजी से वो अडॉप्ट हो. एंड देन द फोर्थ एलिमेंट इज द सोशल सिस्टम. तो हमारे ये 3 एलिमेंट हो चुके थे, ये जो हमारा चौथा एलिमेंट है दैट इज कॉल्ड सोशल एलिमेंट. सोशल एलिमेंट क्या होता है? दैट्स द फाइनल डायमेंशन, दैट ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्वड इन द इनोवेशन अडॉप्शन प्रोसेस. ऑब्वियसली बात है कि हमारे लिए जिस तरह से इनोवेशन इंपॉर्टेंट है, चैनल इंपॉर्टेंट है, टाइम इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से जो यूजर्स हैं, जो बेसिकली किसी सोशल सिस्टम का पार्ट है, वो भी उतने ही यूजर हैं, क्योंकि वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है. क्योंकि यहां पर एक पॉइंट हमारे लिए और इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं है कि हर इनोवेशन को हर कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स और यूजर तुरंत ही अडॉप्ट कर ले. कुछ लोग पहले कर लेते हैं, कुछ लोग बाद में करते हैं, कुछ लोग बहुत बाद में करते हैं. ऐसी कंप्लीटली पॉसिबिलिटी इनोवेशन में रहती है. Social system is a physical, social and cultural environment in which people belong to, within which they function. Social system क्या है? Basically वो एक social और cultural environment है जिसके आसपास यूजर रहते हैं, राइट. अब किसी किसी जगह पर क्या होता है, लोग बहुत रिस्क टेकर्स होते हैं, उनके पास अच्छे खासे मनी भी होती है, तो वो जल्दी जल्दी इनोवेशन को अडॉप्ट कर लेते हैं. ऑन द अदर साइड कुछ कुछ सिस्टम्स में क्या देखने को मिलता है कि लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं है, या लोगों के पास इतनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से वो चीजों को अडॉप्ट नहीं कर पाते, धीरे धीरे करते हैं. दिस कुड बी एम्प्लॉयज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन और द नेबरहुड और अ होल नेशन. अब ये क्या हो सकता है? ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हो सकते हैं, एक पूरी कंट्री हो सकती है, एक नेबरहुड हो सकता है, एक पर्टिकुलर कस्टमर सेगमेंट हो सकता है, कुछ भी सोशल सिस्टम को हम कंसिडर कर सकते हैं. व्हाट क्वालिटीज मेक इनोवेशन स्प्रेड? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनोवेशन जो स्प्रेड होता है वो किन क्वालिटीज पे होता है, मतलब क्वालिटी क्या होनी चाहिए एक इनोवेशन के लिए, जिसके बाद उसकी जो स्प्रेडेबिलिटी रेट है वो बहुत फास्ट हो जाती है. सबसे पहली चीज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है दैट इज रिलेटिव एडवांटेज. रिलेटिव एडवांटेज का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई एम यूजिंग एन एक्स प्रोडक्ट, राइट. अब कोई कंपनी कहती है हम वाई प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर मैं एक्स को हटाकर वाई को यूज करना शुरू करूंगा, तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि वाई में ऐसा क्या है जो एक्स में नहीं था. एक रिलेटिव एडवांटेज अगर मुझे फील होता है तो मैं अपग्रेड करूंगा, तो मैं नए प्रोडक्ट की तरफ जाऊंगा. अदरवाइज अगर वो मेरी कोई भी ऐसी नीड को पूरा नहीं करता या कोई रिलेटिव एडवांटेज मुझे नहीं नजर आता, तो मैं उस प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाऊंगा. सेकंड इज कंपैटिबिलिटी. कंपैटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. कंपैटिबिलिटी का मतलब यह है कि कोई भी इनोवेशन आ रहा है तो उस इनोवेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ईज कितना है उसको यूज करने में, ईज ऑफ यूज कितना है, मेरे साथ कितना कंपैटिबल है, मैं कितनी जल्दी उसको सीख सकता हूं. अगर कोई चीज कॉम्प्लेक्स है तो इनोवेशन बहुत धीरे धीरे स्प्रेड होता है. कोई चीज सिंपल है, इजी है, तो बहुत जल्दी जल्दी स्प्रेड हो जाता है. जैसे टच स्क्रीन था, टच स्क्रीन क्या वो बहुत जल्दी स्प्रेड हुआ. क्यों स्प्रेड हुआ? क्योंकि आपको देखकर उसमें सिर्फ बटन्स दबाने, तो वो बहुत इजी था, कोई भी एज का आदमी उसको सीख सकता है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कंपैटिबिलिटी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है. तीसरा इंपॉर्टेंट चीज इज कंप्लेक्सिटी, कि प्रोडक्ट कितना इनोवेशन कंप्लेक्स है, उसकी कंप्लेक्सिटी कितनी है. अब कुछ लोगों में कंफ्यूजन हो जाता है भाई कंपैटिबिलिटी और कंप्लेक्सिटी तो एक जैसा ही लग रहा है. नहीं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है. कंप्लेक्सिटी हुआ कि वो कितना इजी है यूज करने के लिए. जब हम कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं कि हमारे जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को हम यूज कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग चीजों को हम यूज कर रहे हैं, उसके साथ वो कंपैटिबल है या नहीं. या कई बार उसको आप ऐसे भी बहुत सारे बुक्स में रेफर किया जाता है जहां कहा जाता है कि यूजर्स के साथ वो कंपैटिबल है या नहीं है. इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन इसको लेकर हो जाता है. नेक्स्ट इज ट्रायलेबिलिटी. एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इनोवेशन में क्या होता है, मैं कोई भी चीज तब यूज करूंगा जब मैंने उसका ट्रायल देखा होगा. मैं एक बार उसको यूज करके देखूंगा, मुझे लगेगा कि हाँ यार ये अच्छा है, तो मैं आगे उसको फर्दर यूज करने के बारे में सोचूंगा. अगर मैंने किसी चीज का ट्रायल ही नहीं लिया, मुझे किसी चीज के बारे में पता ही नहीं चला, तो मैं कैसे आगे कंटिन्यू कर सकता हूं. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑब्जर्वेबिलिटी, कि कोई भी इनोवेशन जो है वो
ऑब्जर्वेबिलिटी के मामले में अच्छा होना चाहिए। दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं हमारे रिसेंट नीड्स को समझे और उस नीड्स को सेटिस्फाई करे। अगर ऐसा होगा तो स्प्रेड बहुत फास्ट होगा। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस टू इनोवेशन। अब एक बात जो मैंने आपको पहले भी कहा था, बहुत सारे ऐसे कस्टमर सेगमेंट्स होंगे, ऐसे यूजर्स होंगे जो किसी भी नए चीज की तरफ नहीं जाना चाहते, उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज बहुत ज्यादा नहीं होती, तो वो इनोवेशन को रेजिस्ट करते हैं और जिसकी वजह से वो स्लो हो जाता है। तो अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो वो जल्दी जल्दी स्प्रेड होगा, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वो धीरे धीरे स्प्रेड होगा। अब एडॉप्शन के प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। तो इसका जो सबसे पहला स्टेज है दैट इज कॉल्ड अवेयरनेस, सेकंड इज कॉल्ड इंटरेस्ट, थर्ड इज कॉल्ड इवैल्यूएशन, फोर्थ इज कॉल्ड ट्रायल एंड फिफ्थ इज कॉल्ड एडॉप्शन। तो इसके 5 स्टेजेस हैं। अब उन पांचों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन एंड दैट इज कॉल्ड अवेयरनेस। जब भी अवेयरनेस स्टेज स्टार्ट होती है तो क्या होता है, इन दिस स्टेज द इंडिविजुअल कम्स टू नो अबाउट अ न्यू इनोवेशन or a new idea or a new product or service। जो सबसे फर्स्ट स्टेज होता है किसी भी इनोवेशन का, उसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल होता है वो सबसे पहले उसको किसी प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है कि वो एक नया प्रोडक्ट आ रहा है, एक नई सर्विस आ रही है, कोई नया आइडिया आ रहा है, उसके बारे में आप पहली बार कहीं सुनते हो। दैट इज कॉल्ड अवेयरनेस स्टेज। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन कैन बी फ्रेंड्स, नेबर्स, कोवर्कर, कमर्शियल सोर्सेस, कुछ भी। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगा वो हो सकता है हमारे फ्रेंड्स हो, हमारी फैमिली हो, हमारा नेबरहुड हो, हमने टीवी पे कहीं देख लिया, हमने कोई यूट्यूब की वीडियो देख ली, तो कहीं ना कहीं हमें किसी जगह से उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। दिस मीन्स दैट नॉलेज अबाउट द न्यू इनोवेशन इज ओनली लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेयर इट इज फर्स्ट लर्न अबाउट द न्यू इनोवेशन। इसका मतलब ये जो स्टेज है ये लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है? ये वहीं तक लिमिटेड है जितनी इंफॉर्मेशन आपको किसी भी सोर्स से मिल रही है। मतलब अगर किसी ने मुझे 5 बातें बता दी उस इनोवेशन के बारे में तो मुझे 5 बातें पता चल गई, किसी ने मुझे 8 बातें बता दी तो मुझे 8 बातें पता चली गई। दैट मीन्स कि जितनी इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी उतने तक ही ये स्टेज लिमिटेड रहेगा। तो दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट स्टेज एंड दैट इज कॉल्ड अवेयरनेस स्टेज। जो सेकंड स्टेज हमारा होता है दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट स्टेज। अब इंटरेस्ट स्टेज में क्या होता है कि आफ्टर बीइंग अवेयर अबाउट द न्यू प्रोडक्ट और इनोवेशन, जब हमें पता चल जाता है कोई नई चीज आ रही है, इन दिस स्टेज कंज्यूमर गेट्स स्टिमुलेटेड एंड इंटरेस्टेड इन द इनोवेशन। अब मान लीजिए किसी ने आपको कुछ बता दिया, कोई नई चीज के बारे में बता दिया जिसको आप ढूंढ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल किसी को वेट लॉस करना है और किसी ने आपको बता दिया कि मैंने एक प्रोडक्ट देखा है जो आपकी हेल्प कर सकता है आपको वेट लॉस करने में। अब आपकी तो नीड का पार्ट है और आपको कुछ इंफॉर्मेशन किसी ने प्रोवाइड कर दी, उससे अवेयरनेस हो गया, लेकिन हमें नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, हमारा खुद भी इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। क्यों इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा? क्योंकि वो चीज हमारे नीड का पार्ट है। तो जब कोई चीज हमारे नीड का पार्ट है तो उसके बारे में हम और ज्यादा इंफॉर्मेशन सर्च करने की कोशिश करेंगे। विल यूज टू विजिट देयर ऑफिशियल वेबसाइट। हम खुद ही और से ज्यादा इंफॉर्मेशन लाने की कोशिश करेंगे, चाहे उसके लिए हम वेबसाइट पे जाएं, कंपनी के बारे में सोशल मीडिया पेजेस पे सर्च करें, उनके रिव्यूज को पढ़ें, हम सब कुछ कर सकते हैं फॉर गेटिंग मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन। He is interested in gathering more and detailed information related to innovation in terms of utility aspects, performance, durability and so on। मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पर आप हर चीज के बारे में जानने की कोशिश करोगे क्योंकि अब आपकी वो चीज आपको अपनी जरूरत का पार्ट लग रही है। जब कोई चीज आपको नीड का पार्ट लगने लग जाती है तो आप उसके बारे में और ज्यादा सर्च करने लग जाते हो, राइट। लेट्स कम टू द थर्ड स्टेज। अब थर्ड स्टेज में क्या होता है? इट्स कॉल्ड इवैल्यूएशन स्टेज। अब इवैल्यूएशन स्टेज में द कंज्यूमर इंटरेस्टेड इन द इनोवेशन will seek for more information on it from all sources and find it reliable। अब वो क्या करेगा, जैसे जैसे उसको मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन मिलता जाएगा वो सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता जाएगा और फिर वो देखेगा कौन सा इंफॉर्मेशन रिलायबल है और कौन सा इंफॉर्मेशन रिलायबल नहीं है। After collecting all the information, the consumer will mentally try to evaluate the worthiness of the innovation। जब एक बार आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, सारी तो शायद किसी के पास भी नहीं आ पाती, बट जब तक आपको लगता है हाँ अब मेरे पास मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आ गई है, उसके बाद आप इवैल्यूएट करना शुरू करते हो कि क्या ये इनोवेशन जो नई आ रही है ये मेरे लिए यूटिलिटी में आएगा या नहीं आएगा, कितना वर्थफुल है, कितने पैसे लगेंगे, कितना वैल्यू जनरेट करेगा, ये सब कुछ आप यहां पर सोचने लग जाते हो। He will assign weights to different product attributes and work what extent the new product will be useful for him and then decide whether to buy or whether not to buy। Obviously बात है, आप different weightage डालने की कोशिश करोगे। ओके, ड्यूरेबिलिटी में इसको मैं 10 देता हूँ और रिपेलेबिलिटी में इसको मैं 5 देता हूँ, कन्फॉर्मेंस में मैं इसको 8 देता हूँ। तो डिफरेंट प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स के हिसाब से आप उसको
फाइनली उसके एट्रीब्यूट्स कर दोगे। अगर कई लोग इसको अगर कॉपी पेन पे नहीं भी करते तो एटलीस्ट दे कीप ऑन प्रोसेसिंग इट इन देयर माइंड, वो माइंड में उस चीज को प्रोसेस करते रहते हैं और उसी के बेसिस पे ये फाइनल जजमेंट लेते हैं कि उन्हें वो प्रोडक्ट लेना चाहिए या वो इनोवेशन की तरफ बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट एंड द फोर्थ स्टेज इज कॉल्ड एज द ट्रायल स्टेज। अब ट्रायल स्टेज में क्या होता है, आफ्टर इवैल्यूएटिंग द वर्दीनेस ऑफ द न्यू प्रोडक्ट इनोवेशन द कंज्यूमर में डिसाइड टू ट्राई आउट द इनोवेशन इन स्मॉल स्केल इनिशियली। अब क्या होगा, जब आपको लगेगा ये प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छा है तो आप क्या करोगे, पहले उसका ट्रायल लेने की कोशिश करोगे। अब तो आप देखो जब हम कार भी लेने जाते हैं तो कंपनी वाले सबसे पहले आपको क्या बोलते हैं कि सर चला कर देखिए, सर लीजिए मत, पहले चला कर देखिए, और अगर आप चलाकर आपको अच्छा लगता है तो लेने के बारे में सोचिए। और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स के साथ है। इवन जब कंपनी आजकल छोटे छोटे कोई शैम्पू लॉन्च किया, कोई सोप लॉन्च किया, तो उसको भी किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ फ्री में दे देती कि भाई आप घर ले जाकर एक बार फ्री में इस्तेमाल करके देखो, अगर अच्छा लगे तो दोबारा आकर के पैसे देकर ले जाना। तो दैट इज कॉल्ड ट्रायलेबिलिटी। इनिशियली आप स्मॉल स्केल पे उसको यूज करते हो ताकि आपको एक्चुअल असेसमेंट मिल सके। अब तक आपको बातें आप सुन रहे थे, अब क्या होगा, उसका एक्चुअल असेसमेंट हो जाएगा। जब आप वो कोई चीज इस्तेमाल होगी तो आपको पता चल जाएगा कि यार सच में ये चीज अच्छी है या नहीं अच्छी है। दिस स्टेज ऑल्सो इंडिकेट्स नाउ दैट द कंज्यूमर इज मेंटली प्रिपेयर्ड टू ट्राई आउट फॉर इनोवेशन थ्रू इनिशियली ऑन अ स्मॉल स्केल। ऑल्दो यहां तक जाते जाते कस्टमर कहीं ना कहीं या यूजर अपने माइंड को मेकअप कर चुका होता है कि मैं इस प्रोडक्ट को लूंगा। हाँ, ट्रायलेबिलिटी में ही कोई फेलियर हो जाए, कोई इशू आ जाए, कोई कंसर्न आ जाए, तो वो छोटे मोटे इश्यूज होते हैं जिसको रिजॉल्व किया जा सकता है। It looks more logical and practical to go for a small sample and before opting for the new usage. Obvious बात है, किसी भी इनोवेशन की तरफ बढ़ने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हम उस चीज को ध्यान से देख लें, समझ लें, उसकी यूटिलिटी को समझ लें ताकि हम उसको आगे प्रोसीड कर पाए। एंड देन इन द फिफ्थ स्टेज, जो हमारा फिफ्थ स्टेज होता है, उसमें क्या होता है, उसमें एडॉप्शन होता है। एडॉप्शन का मतलब आफ्टर बीइंग सैटिस्फाइड फ्रॉम द न्यू प्रोडक्ट और न्यू इनोवेशन, the company using it from the trial basis, the consumer finally decides to take the product for full and regular innovation. तो फाइनली जब आपको लगता है कि नहीं ये प्रोडक्ट अच्छा है, मेरे लिए फायदेमंद हो सकता है, मुझे बहुत फायदा दे सकता है, तो आप उस इनोवेशन की तरफ बढ़ते हो। दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ दिस प्रोसेस। ऑब्वियसली ये लास्ट स्टेज है क्योंकि यहां पर जाकर हमारा एडॉप्शन फाइनली हो जाता है। द कंज्यूमर टेक्स द डिसीजन टू गो फॉर द फुल फ्लेज्ड एंड कंटिन्यूअस यूसेज फॉर अ न्यू प्रोडक्ट एंड इनोवेशन। So finally the adoption comes into picture for the innovation, right? This is the final stage. अब obviously इस थ्योरी के, इस रॉजर्स के भी इस adoption process के कई limitations हैं। उस limitations के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला limitation क्या था? The process has not taken into consideration the fact that there is a need of problem recognition stage confronting to the consumer before he comes to the awareness and various options for solution. अब एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, अगर आपने कंज्यूमर का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पढ़ा है जो कि मार्केटिंग का पार्ट है, तो वहां पर हम इस बात को सबसे पहले कहते हैं कि कोई भी चीज नीड से शुरू होती है, कोई भी चीज प्रॉब्लम से शुरू होती है, राइट? तो अब वो स्टेज इसमें नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो, ये स्टेज डायरेक्टली अवेयरनेस से बात करता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप सुनते हो और इग्नोर कर देते हो, वो अवेयरनेस का पार्ट भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपको उस चीज की नीड ही नहीं है। अगर नीड होती तो आप ध्यान से सुनते, अगर नीड नहीं है तो आप क्यों सुनोगे? क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाता है? द मॉडल डज नॉट कंसिडर दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर रिजेक्टिंग द प्रोडक्ट आफ्टर ट्रायल ऑल्सो। ये भी पक्की पॉसिबिलिटी, मैंने आपको भी जस्ट बताया था कि कई बार ऐसा भी होता है कि लोग ट्रायल करके प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर देते हैं, उन्हें लगता है द इनोवेशन इज नॉट वर्थ इनफ और वो किसी और चीज की तरफ चले जाते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसको इसमें कंसिडर नहीं किया गया। तीसरी चीज, अनदर फैक्ट इज विच इज नॉट एडुकेटली रिकॉग्नाइज्ड इज द इवैल्यूएशन टेक्स प्लेस थ्रू आउट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, नॉट नेसेसरली एज अ स्टेज। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राइट फ्रॉम द अवेयरनेस के बाद जो हमारा इंटरेस्ट स्टेज शुरू होता है, इंटरेस्ट और इवैल्यूएशन पैरेलली चलते रहते हैं। ये चलता रहता है। इवैल्यूएशन इज समथिंग व्हिच कीप्स ऑन गोइंग, कीप्स ऑन गोइंग, कीप्स ऑन गोइंग। हम किसी को एक बार नहीं परखते, बहुत बार परखते हैं, टिल द टाइम वी गेट टू द फाइनल कंक्लूजन, राइट? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए इवैल्यूएशन को एज अ स्टेज देखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि वो कहीं ना कहीं पैरेलली चलता रहता है। The model does not include any post purchase evaluation. एक और चीज जो आपने नहीं देखी, वो नहीं किया, वो ये किया कि कोई भी इनोवेशन जब एक बार अडॉप्ट हो जाएगा तो उसके बाद भी लोग उससे डिससैटिस्फाइड हो सकते हैं, उसके बाद भी उसका यूसेज छोड़ सकते हैं, अगली बार जाके दूसरा प्रोडक्ट ले आएंगे खरीद करके। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसको इस मॉडल में कंसिडर नहीं किया गया।
तो आई होप कि आपको ये सारा टॉपिक समझ में आ गया हो, डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, उसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन। इफ यू रियली लाइक माय चैनल, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड शेयर। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।